हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011 से लेकर के 2026 तक जो हुए हैं, इसमें अभी तक मानवनेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार से जितने भी सवाल पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, उन सभी सवालों को एकदम टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं। तो चलिए, अब कितना सही आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अब मेरे साथ साथ उस प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो चलिए, आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहां पे होता है? क्या वो अभिनेत्र या जो नेत्र के जो अंतर पृष्ठ पर, या नेत्रोत के अंतर पृष्ठ पर, या दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों चलो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो उसका अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है। तो आपको पता है कि ये जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, इसी कॉर्निया जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल, और इसी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश अपवर्तन देखने को मिलता है। कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो बच्चा आप देखोगे उस क्वेश्चन बैंक में आपका जो आंसर टिक आउट किया हुआ ना, वो सी किया हुआ है, दृष्टि पटल, दैट मीन्स रेटिना। तो ये आंसर गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा बच्चा? डी होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्यों डी होगा? क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो डी होगा। तो चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। जब आप आंखों के अलग अलग पार्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें से एक पार्ट आपको ऐसा होता है जो आपके आंख के कलर को डिसाइड करता है। तो पूछ रहा है कि कौन भाग है वो? क्या वो कॉर्निया है, क्या वो रेटिना है, क्या वो परितारिका है, क्या वो पुतली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या होगा। तो आप सबको पता है उस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो परितारिका होगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। आइरिस से रिलेटेड आपको सिर्फ इतनी ही बात याद नहीं रखना कि आंख का कलर पार्ट होता है, आपको इसके अलावा यह भी याद रखना है ये प्यूपिल के यानी पुतली के आकार को छोटा और बड़ा करता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या कह रहा है। कह रहा कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो आपका सही आंसर का इंतजार है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या कह रहा है? क्या वो पक्षमाभी पेशियां हैं, क्या वो परितारिका है, या नेत्र लेंस है, या रेटिना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अभी हम पीछे बताए थे कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है, यानी परितारिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? परितारिका हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन ए में कुछ आप देख पा रहे हो, पक्षमाभी पेशियां, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करना? एडजस्ट करना। मतलब नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को जो बदल पाती है वो किसके एक्शन से बदल पाती है? सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां। ये बात भी ध्यान रखनी है। और यहां पे थोड़ा सा नेत्र लेंस के बारे में जान जाइए। नेत्र लेंस क्या होता है आप जानते हैं, ये उत्तल लेंस होता है। इसका काम होता है क्या? रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना। यह बात भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला पूछ रहा रेटिना, तो आप जानते हैं रेटिना क्या होता है? ये लाइट सेंसिटिव क्या होती है? लेयर होती है, आंख का सबसे भीतरी परत होती है जहां पर किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि हमारे आंख में बताइए प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? रेटिना। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता, तो आप किसके साथ जाओगे? परितारिका के साथ जाओगे, यानी आइरिस के साथ जाओगे। अगला क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होने वाला है।
अभी हम इसको बता चुके हैं। क्या कह रहा सवाल देख लीजिए आप। कह रहा कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यानी जब आपके नेत्र में जो लाइट इंटर करती है, मतलब प्रवेश करती है, उसकी मात्रा किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मतलब अगर जब ब्राइट लाइट में होते हैं तो वहां आंख इंश्योर करता है कि कम लाइट जाए। जब आप डीम लाइट में होते हैं, कम रोशनी में होते हैं, तो क्या होता है, ज्यादा लाइट आपके आंख में जा पाए। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर जो होगा पुतली होगा, यानी प्यूपिल। क्या होगा बच्चा? प्यूपिल। आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो चलिए, और यहां पर आपको कॉर्निया का तो कार्य हो चुका है। परितारिका द्वारा क्या होता है? प्यूपिल के आकार को छोटा बड़ा किया जाता है, और छोटा बड़ा करके ये क्या करता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो पुतली होगा। चलिए, अगला सवाल है जो कि हम अभी बता चुके हैं इस सवाल का आंसर। तो क्या कह रहा सवाल कि आंख के लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है उसको नियंत्रित कौन करता है? आंख की वक्रता त्रिज्या बोले या फोकस दूरी बोले, ये कौन कंट्रोल करता है, मतलब कौन बदलता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, वो बदलता पक्षमाभी पेशियां, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा? सिलियरी मसल्स बोलते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। कभी कभी आपको पक्षमाभी पेशियां नहीं दे करके आपको सिलियरी मसल्स भी दिया रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर ऑप्शन देख रहे हो दृष्टि पटल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। इसका काम तो बता ही चुके हैं। ये क्या होता है? आइरिस यानी परितारिका, इसका काम भी बता चुके हैं। ये क्या है? प्यूपिल है, यानी पुतली। तो आपसे पूछ रहा है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? तो वो सिलियरी मसल्स करता है, यानी पक्षमाभी पेशियां मदद करता है। और ये भी क्वेश्चन कब पूछा है? 2024 के पेपर में आया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आपको पता है बच्चों कि आपके आंख में भी क्या होता है? एक लेंस पाया जाता है। तो आपसे ही पूछ रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपने बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, एक चीज करना नहीं भूलिए, हम आपको पढ़ाने का काम करेंगे। आप मेरे छोटे भाई या बहन हो, आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ये काम आपका है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे सर हमारे बड़े भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो फिर आपके लिए भी एक छोटी सी विनती है मेरे तरफ से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, 6 नंबर का सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। फर्क इतना है कि ये कांच का नहीं बना होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताइए, हम क्या बोले, अगर ये सेशन को ज्वाइन करते हैं, अगर आप अभी ज्वाइन हुए हैं, तो इससे पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों ही आपके YouTube चैनल गणित विज्ञान पाठशाला पे अपलोड हो चुका है। उसको भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी 2011 से लेकर के 2026 तक जितने भी सवाल आए हैं, सारे सवाल को मैंने अरेंज तरीके से बताया है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा कि आंख का व्यवहार क्या होता है, मतलब आंख किस तरह बिहेव करता है? क्या अवतल दर्पण की तरह, क्या उत्तल लेंस की तरह, क्या समतल दर्पण की तरह? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपको बताना है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपको पता होगा, नेत्र जो है किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है, बात क्लियर है, बहुत अच्छा। उल्टा बनाता है, ये बात बहुत बढ़िया, लेकिन बड़ा नहीं बनाता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। लेकिन मस्तिष्क क्या होता है? हमें उसको सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। तो याद रखिएगा इस चीज का। मतलब 8 नंबर का सही आंसर वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए हमें आप। क्वेश्चन है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए आंसर इसका लगाइए आप लोग। कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है? हम अभी जस्ट बताए थे।
कहां बनता है? क्या वो कॉर्निया पे बनता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो रेटिना पे बनता है, जिसे हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी रेटिना। बी फॉर बॉल, दैट मींस रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना, जिसे हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा बच्चों? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साइंस पेपर में 40 का 40 एमसीक्यू सही हो, तो आप गणित विज्ञान पाठशाला को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर एक चैप्टर का जो 2011 से लेकर के 2024 तक हम लेके आते हैं, उन सभी को आप एक बार जरूर देखें। इसको सब्सक्राइब करें। और अभी तक मैंने 2 अपलोड किया है, आज तीसरा अपलोड होगा, तो चलिए इसको, उस दोनों को जरूर देख लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग है। मतलब ये जो नेत्र लेंस है, मान लीजिए ये नेत्र है, ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है। नेत्र से ये जो रेटिना की बीच की दूरी है वो लगभग कितनी होती है बच्चों? तो हम आपको बताए होंगे कि इसकी जो दूरी होती है ना, लगभग वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, और फोकस दूरी भी इतनी ही होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, हमारा जो निकट बिंदु होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। ये बात आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अब जब कैमरे की बात करोगे ना बच्चा, तो कैमरे में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो हम कैमरे का यहाँ स्ट्रक्चर बताने वाले नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है कि कैमरे का कौन सा भाग, मतलब कैमरे का जो कौन सा भाग है वो आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो बच्चा आप सबको पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा फिल्म। क्या होगा? फिल्म। तो आपको इसको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो वो होता है फिल्म, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या कह रहा है। आप जब किसी वस्तु को देखते हैं, अगर वो वस्तु आपके सामने से चला जाता है तो कितने समय तक उसका प्रतिबिंब आपके आंखों में बना रहता है, यही सवाल पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है, मानव नेत्र में जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है, वो कितना होता है? तो आपको पता है 1/16 सेकेंड इतना होता है। मतलब अगर कोई वस्तु आपके सामने है, आपके सामने से हट गया, तो उसका प्रतिबिंब आपके आंख में कितना समय तक बना रहेगा? 1/16 सेकेंड तक। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/16 सेकेंड। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या कह रहा है। कह रहा कि सामान्य दृष्टि के, नॉर्मल विजन के, जो वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी होती है, मतलब आप जानते हैं कि आपका सबसे कम दूरी कितनी होनी चाहिए जहां पर किसी वस्तु को हम रखें तो आप उस वस्तु को साफ साफ देख पाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कंफ्यूज करेगा आपको। यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, तो आप 25 मीटर नहीं लगाइएगा, आप क्या लगाइएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए 14 नंबर में जो सवाल है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख, एक जो नॉर्मल आई होता है ना, उसका जो दूर बिंदु होता है वो कहां होता है? आपको पता है कि हम, अगर मेरी आंख में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो हम दूर कहां तक देख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो हम कहां तक देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। तो दूर बिंदु कितना पे होता है, अनंत पे। निकट बिंदु कितना पे होता है, तो आपका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका अनंत होगा। लेकिन अगर निकट बिंदु पूछता तो आपका क्या होता, 25 सेंटीमीटर होता। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अभी जस्ट इससे पहले हम बताए थे सामान्य नेत्र के निकट बिंदु है। सामान्य नेत्र के निकट बिंदु कहां पर है, तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर पर है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बस वो दोनों क्वेश्चन को मिलाकर के एक साथ लिखा गया है। कह रहा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा आपसे, कह रहा क्या, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो निकट बिंदु है और दूर बिंदु जो होते हैं वो क्रमशः होते हैं। कहां पर होते हैं, आपको इसी क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या वो 0 एवं अनंत, या 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, 0 एवं 25 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्या कह रहा, निकट बिंदु और दूर बिंदु। निकट बिंदु कितना पे होता है, 25 सेंटीमीटर पर, और दूर बिंदु कहां पे होता है, अनंत पर। तो 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ये आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखनी है आपको। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या कह रहा कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, मतलब पास की दिख रही है, और आप जानते हो जो दिखता है उसी के आधार पर उसका नेमिंग किया गया है, नाम रखा गया है। जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है तो वो क्या है, क्या वो दूर दृष्टि दोष है, क्या वो निकट दृष्टि दोष है, क्या वो जरा दृष्टि दोष है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि वो निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त है, यानी सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम जो होता है बच्चा, वो मायोपिया होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। और जिसका इलाज किसके द्वारा होता है, उत्तल लेंस के द्वारा, सॉरी अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, अवतल लेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अब इस सवाल का सही आंसर बताइए। देखिए पेपर में कई बार, कितना इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार आपके पेपर में आया है। कहा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है, या इस तरह पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है तो किसके द्वारा। अभी हम आपको बताए थे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा उत्तल लेंस होगा। क्या होगा बच्चा, थोड़ी यार वही कंफ्यूजन होती है। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस। अब ध्यान रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम जिस चश्मे में लेंस का यूज करते हैं ना, वो लेंस अवतल लेंस होता है, जिसे इंग्लिश में क्या सॉरी एक और नाम होता है अपसारी लेंस। क्या होता है, अपसारी लेंस, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उत्तल लेंस किसके मतलब इलाज में काम आता है, तो दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में। और बेलनाकार लेंस किस प्रकार के, तो अबिंदुकता, किसमें, ये हो गया आपको दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, और ये तो निकट दृष्टि दोष के लिए है। लेकिन बेलनाकार लेंस जो था एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता के लिए यूज होता है। मतलब आप जानते हैं जब आपको मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में रखी हुई वस्तु का रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाता, उसे ही बोलते हैं अबिंदुकता। और इस प्रकार के इलाज के लिए हम किसका यूज करते, बेलनाकार लेंस का यूज करते। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बी होगा बच्चा। अगला सवाल बताइए क्या कह रहा है, कह रहा क्या, जो नेत्र
निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, मतलब निकट को साफ नहीं देख पाता, मतलब दूर को देख पा रहा है, तो उस नेत्र में होता क्या होता है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो हम जानते हैं जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, वो दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रस्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, यानी इसी का दूसरा नाम होता है दीर्घ दृष्टि दोष। क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, और आपको यहां पर एक चीज और याद रखना है, दीर्घ दृष्टि दोष का दूसरा नाम जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। और आपको कह रहा है ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। आप जानते हैं इसमें निकट की वस्तु साफ साफ नजर आती है, दूर की वस्तु नजर नहीं आती है। जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि दूर और निकट दोनों ही इसमें मतलब दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसे जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। परंतु ये कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें क्या होता है कि हमारे आंख में अगर कोण की संख्या कम हो जाएगी तो हम कुछ कलर को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णता। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कर दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। किसे साफ साफ देख सकता है? क्या वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है या दूर की वस्तु को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो किस प्रकार की वस्तुओं को देख सकता है? दूर की वस्तुओं को। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। सिंपल बड़ी बात है। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या कह रहा है? कह रहा कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो अगर दीर्घ दृष्टि दोष की बात आए, दीर्घ दृष्टि दोष को करेक्शन करने के लिए हम किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। यह बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या बोलते हैं बच्चा? अभिसारी लेंस। ठीक है, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ये क्या करता है कि जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु है वहां से जो आड़ी प्रकाश की किरणें है वो वहां पर लगा करता है जितना आप निकट नहीं देख पाते हैं। तो उत्तल लेंस के द्वारा हम क्या करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करते हैं। अवतल लेंस किसके लिए काम आता है? निकट दृष्टि दोष के लिए। बात ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा तो आपको बताइए। कह रहा क्या कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। आपको पता है जब आप ओल्ड एज में जाओगे, जब आप सब बुढ़ा और बुढ़िया हो जाओगे, हम भी बुढ़े बुढ़िया हो जाएंगे, तो क्या होगा उस समय क्या होगा कि हमारी जो सिलीडी मसल्स है वो कमजोर हो जाएगी और समंजन क्षमता घट जाती है। और समंजन क्षमता घट जाने के कारण हमको ना तो निकट की वस्तु और ना तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। ऐसी दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष। अब सवाल है करा कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगर आपको द्विफोक्सी यानी बाइफोकल लेंस लगा हुआ है तो बताइए किस प्रकार के दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। जब आप एक प्रिज्म की बात करते हो तो हम आपको बताए होंगे कि प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, यानी 5 सतह होते हैं प्रिज्म में, जिनमें 3 आयत के आकार का होता है और 2 आपका त्रिभुजाकार होता है। तो एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है करा कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है।
मतलब एक व्हाइट लाइट जो है वो 7 रंगों में स्प्लिट होती है, वो किसके द्वारा होता है? क्या वो कांच की सिल्ली के द्वारा, क्या वो समतल दर्पण के द्वारा, क्या वो गोलीय दर्पण के द्वारा, क्या वो प्रिज्म के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो प्रिज्म होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक प्रिज्म से जब हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को पास करते हैं, तो ये प्रिज्म से क्या होता है, वो 7 रंगों में अलग अलग हो जाता है। तो हमें इस दूसरे सतह पर अपवर्तन होने के बाद हमको 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसमें से सबसे अधिक कौन झुकता है, तो आपको पता होगा सबसे अधिक झुकने वाला किरण जो होती है बैगनी, और सबसे कम झुकने वाला किरण जो होती है वो लाल होती है। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा क्या कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। 26 नंबर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या कह रहा प्रश्न? कह रहा कि स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्या बच्चों आपको पता है, क्या कांच की सिल्ली से, या अवतल दर्पण से, या उत्तल लेंस से, या प्रिज्म से? आपको ये पता है कि प्रिज्म से हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है हमें, जिसे बच्चों हमने क्या बोलता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम प्रिज्म का उपयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रिज्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले 27 नंबर में एक सवाल है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। बच्चों इससे पहले एक क्वेश्चन हमको आप बताए थे, तो आपको हम जब बताए थे तो हम बता रहे थे जब एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को हम गुजारेंगे, एक प्रिज्म से जब हम एक श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यहां पे हमें क्या होता है, 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, ये 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, और आपको ये ध्यान होगा, आप ये पढ़ रखे होंगे कि सबसे अधिक झुकने वाला जो किरण होता है वो होता है आपको बैगनी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है विबग्योर यानी वायलेट लाइट। तो भी सबसे अधिक बैगनी झुकता है, और सबसे कम कौन झुकता है, रेड यानी लाल। तो जैसा कि आपको रंगों की मदद से दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि स्पेक्ट्रम में किस रंग किरण का झुकाव सबसे ज्यादा होता है, तो होता है बैगनी रंग का। अगर इसी जगह पूछता आपको सबसे कम कौन झुकता है, तो आप किसके साथ जाते, आप लाल के साथ जाते। तो यहाँ पे सबसे अधिक कौन झुकता है, तो आप बोलोगे सर बैगनी यानी पर्पल, सॉरी वायलेट कलर। तो बैगनी कलर सबसे ज्यादा झुकता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और लाल जो होता है वो सबसे कम विचलित होता है। यानी सबसे कम झुकता है। और इसका सबसे कम झुकने के पीछे का कारण है बच्चा कि दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आपको लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का। इसीलिए इसका सबसे अधिक विचलन देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। सबसे अधिक आपने बता दिया कि सर बैगनी होता है, लेकिन अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि सबसे कम। तो अभी हम आपको बताए थे सबसे कम झुकने वाला जो कलर होता है वो लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश जो होता है यानी विब की ओर, उसमें से सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर सबसे ज्यादा झुकने वाला तो किरण आप जानते हो बैगनी के साथ जाओगे। चलो अगला सवाल बताइए। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जो वर्ण क्रम होता है, मतलब श्वेत प्रकाश का जो वर्ण क्रम होता है उसमें किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। यानी आपसे विचलन पूछ सकता है, आपसे झुकाव पूछ सकता है, सबका मीनिंग एक ही होता है। सबसे अधिक झुकने वाला या सबसे अधिक विचलित होने वाला किरण बैगनी।
30 नंबर में जो सवाल है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम विचलित होने वाला किरण। वही बात है, तो आप किसके साथ जाओगे, लाल के साथ। विचलित रहे, झुकाव रहे, तो इसका सही आंसर वही होगा, लाल, सबसे कम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा बच्चा कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो आपको पता है श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों के मिश्रण से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम किससे याद रखते हैं, विबग्योर। ठीक है, और आपको पता है विबग्योर यानी वायलेट, बैगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, वाई येलो यानी पीला, और ऑरेंज नारंगी, और रेड मतलब लाल। और सबसे अधिक इसमें अगर झुकने वाला किरण है तो वो वायलेट है, और सबसे कम झुकने वाला है तो वो लाल है। ये बात ध्यान रखना है। लेकिन हमें यहाँ पूछ रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7। अब आपसे पूछ रहा है, देखिए आप जानते हैं सूर्य प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण से बने होते हैं। क्या बच्चा आपको ये पता है, दृश्य प्रकाश में ना हम 7 दृश्य प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। अब वो 7 रंग में से आपको बता दूं मैं, 3 रंग जो होता है वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो वही सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है, क्योंकि बाकी जो कलर है वो सेकेंडरी कलर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्राथमिक कलर है उसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, RGB। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्राइमरी कलर बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया कि इनमें से कौन प्राथमिक कलर है, तो आप इस वर्ड को याद रखोगे, RGB। R का मतलब यहां पर हो जाता है रेड यानी लाल, और G का मतलब हो जाता है ग्रीन यानी हरा, और ब्लू का मतलब हो जाता है नीला। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं। और VI, ठीक है, VIY, और क्या छूट गया, यानी विबग्योर में। देख लीजिए बच्चा, विबग्योर में कौन सा छूट गया, तो आप बोलोगे सर V छूट गया, I छूट गया, Y छूट गया, और O छूट गया। इसे सेकेंडरी कलर बोलेंगे हम। तो RGB हमारा क्या होगा, प्राइमरी कलर होगा। तो नीला यानी ब्लू ठीक है, हरा ठीक है, और लाल ठीक है। तो तीनों आपका प्राइमरी कलर है, इसलिए आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, डी ऑप्शन के साथ जाओगे बच्चा, यानी इनमें से सभी। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आपको ऐसे ही हर चैप्टर का MCQs देखना है 2011 से लेकर के 2026 तक जो पूछे गए हैं वो भी टॉपिक वाइज, तो आप ये चैनल को यानी गणित विज्ञान पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपका वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा कि 33 नंबर में एक सवाल है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, क्या वो मीटर है, क्या वो हर्ट्ज है, क्या वो मीटर सेकंड है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा बच्चों कि हम जब तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, तरंगदैर्घ्य को हम किसमें इंडिकेट करते हैं, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक जानकारी आपको और ले लेनी है कि अगर जब हम बात करते हैं प्रकाश तरंगदैर्घ्य के, तो प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्या होता है, वो बहुत छोटी होती है। अब छोटी होने के कारण हम उसे मीटर में नहीं दर्शा सकते हैं। तो उसे दर्शाने के लिए हम आमतौर पे किस यूनिट का यूज करते हैं, तो आप ये पढ़े होंगे कि हम इसका यूज करते हैं नैनोमीटर। जी बच्चा, या इसी को किसमें इंडिकेट करते हैं, एंगस्ट्रॉम। ये दोनों यूनिट आपको याद रखना है प्रकाश तरंगदैर्घ्य के लिए। मीटर तो इसका SI यूनिट हो गया, तरंगदैर्घ्य का SI यूनिट हो जाता है मीटर। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य है उसे हम किसमें इंडिकेट करते हैं, नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में। और आपको यह भी ध्यान में रख लेना है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा, 10⁻⁻⁹ मीटर। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रख लेना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर।
और ये यूनिट एक्चुअली में आपको प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को बताने के लिए ही यूज करते हैं। चलिए वही क्वेश्चन आ गया आपका, कहा कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। अब एंगस्ट्रॉम का मान आपको मीटर में पूछ लिया बच्चों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है। अभी जस्ट हम आपको बताएं 10⁻⁻10 मीटर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। चलिए अब आपसे यहां पर एक सवाल पूछ रहा है क्या कि प्रकाश का जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। अब आप बताइए, आपको जब हम यानी आप पढ़े होंगे अगर कि जो दृश्य प्रकाश होती है, जो विजिबल लाइट होती है, उसके तरंग दैर्घ्य का रेंज कितना होता है। आमतौर पर आप यही पढ़े होंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये रेंज होता है। ठीक है, ये रेंज किसके तरंग दैर्घ्य का है, तो दृश्य प्रकाश। ठीक है बच्चों, जो दृश्य प्रकाश होती है ना, उसके तरंग दैर्घ्य का जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। किसी किसी बुक में आप ये भी देखोगे कि 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच की होती है। ठीक है, ये रेंज जो होता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्रकाश का जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, एक्चुअली में ये दृश्य प्रकाश से रिलेटेड सवाल है कि दृश्य प्रकाश जो होता है उसका न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। क्या वो 550 नैनोमीटर है, क्या वो 380 नैनोमीटर है, क्या वो 100 नैनोमीटर है, क्या वो 760 नैनोमीटर है। ये तो अधिकतम होगा, तो आपको न्यूनतम में जो है 400 ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा 380। तो इसलिए आप किसके साथ जाओगे बच्चा, 380 नैनोमीटर के साथ जाओगे। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा यानी बी। लेकिन कभी कभी आपको दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की सीमा पूछ सकती है, तो आप 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर या 380 नैनोमीटर से 750 या 720 या 700 नैनोमीटर, ये रेंज आप याद रख सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा कि दृश्य जो प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो दृश्य प्रकाश होता है ना, दृश्य प्रकाश जो होता है, उस दृश्य प्रकाश में कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्या आपको पता है? हाँ बोलोगे सर हमें पता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं दृश्य प्रकाश में, तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक रंग किस तरंग, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल का होता है, और सबसे कम किस रंग का होता है, बैगनी का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है तो भैया आप किसके साथ जाओगे, लाल के साथ जाओगे, क्योंकि अधिकतम, और आप ये भी जानते हो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा वो सबसे कम बेंड करेगा, ये बात ध्यान रखना है। और आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है बैगनी, तो बैगनी दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। अगर ये सवाल आ गया तो ऑप्शन में क्या बोलोगे, बैगनी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला वर्ण, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला दृश्य प्रकाश, ये अच्छा रहेगा बच्चा। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला दृश्य प्रकाश आपका बैगनी होगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला दृश्य प्रकाश वो आपका क्या होगा, लाल होगा। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो वो लाल होता है, यानी रेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, कहा कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, सबसे अधिक तो वो लाल का होता है बच्चा। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कह रहा क्या कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, आपको ये पूछ रहा है। इंद्रधनुष रंगीन होने के पीछे का कारण पूछ रहा है। क्या जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण,
या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा आप लोग जानते हो कि जब वायुमंडल में हमें 7 रंगों की एक अर्धाकार जो अर्धवृत्त के आकार की जो एक पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है? तो जल कण द्वारा जो सूर्य की प्रकाश है जब वो विक्षेपित होती है, इसी के कारण उसका निर्माण होता है, जिसमें आपको और भी 2 घटना याद रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दूसरा याद रखना अपवर्तन। ये 3 चीज मिल करके इंद्रधनुष का निर्माण होता है 3 घटना से, जिसमें से आपको अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 38 नंबर का आंसर जो होगा वो ए होगा। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा? तारा क्या? तारे के टिमटिमाने का कारण बताइए क्या होगा? तारे जो टिमटिमाते वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो आप लोगों ये पढ़े होंगे कि तारा जो टिमटिमाता नजर आता है, इसका मतलब है कि तारों से जो प्रकाश आपकी आंखों में आती है वो कभी ज्यादा प्रकाश आपकी आंख में प्रवेश करता है और कभी कम प्रकाश। यही कारण है कि वो आपको झिलमिलाते नजर आते हैं, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। तो किसके कारण ऐसा होता है? किसके कारण कभी कम प्रकाश प्रवेश करता है नेत्र में, कभी ज्यादा? तो आप पढ़े होंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। चलिए फिर से ये सवाल रिपीट आ गया है। कह रहा क्या? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो सवाल वही है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरणन या प्रकाश का परावर्तन। तो यहां प्रकाश का अपवर्तन सही होगा, या यहां पर आप अच्छा वर्ड जो यूज कर सकते थे वो यूज होता वायुमंडलीय अपवर्तन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा बच्चा? कह रहा क्या कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई दे देते हैं? तो इसका भी कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बच्चा? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण आपको क्या होता है कि जो सूर्य उदय है, यानी सूरज जो उगती है, वो 2 मिनट पहले आपको दिखाई देने लगते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 41 का भी। अब यहां पूछ रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला होता है, क्यों? क्यों उजला होता है? आप तो वैसे सुने होंगे आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन बादल का जो कलर है व्हाइट होता है। इसके पीछे का कारण है, वो है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? कर कि टिंडल प्रभाव जो होता है आप लोग सब जानते हैं। जब एक कमरा में एक छोटे छिद्र से लाइट प्रवेश करती है तो वहां पे आप प्रकाश के मार्ग देखते होंगे, प्रकाश के किरण का मार्ग दिखाई पड़ता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं, यानी टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और आपसे ये पूछ रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, या प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का परिकिरणन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी प्रकाश का परिकिरणन। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कह रहा कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब बताइए। तो हम अभी बताए थे किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से जो प्रकाश छितरा जाता है, और इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल, टिंडल नहीं, क्या बोलते हैं बच्चा? टिंडल प्रभाव, यानी टिंडल इफेक्ट। चलिए 45 नंबर में जो सवाल है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बच्चे बताइए। कह रहा कि जब सूर्य का प्रकाश
वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण, खास करके गैस के कण, किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? तो बच्चा आप लोग को पता होना चाहिए कि कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को सबसे अधिक परिकीर्णित करते हैं सूक्ष्मतम कण, खास करके गैस के कण। तो इसमें आपको देखना है कि किसको करता है, तो आप बोलोगे सबसे कम तरंग दैर्घ्य। और आरजीबी, आपको ये पता है ये जो प्राइमरी कलर में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? ब्लू का। तो ये इसी कलर को वो सबसे अधिक परिकीर्णन करेंगे, तो आपको नीला कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, सबसे ज्यादा परिकीर्णित होगा। और यही परिकीर्णित प्रकाश आपके आंखों में प्रवेश करता है बच्चा, इसलिए आपको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। चलो बच्चों, आज के सेशन का ये 45 क्वेश्चन आपका मानव नेत्र और रंगा बिरंगा संसार से अभी तक 2011 से लेकर के 2026 तक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जो आपका पेपर हुआ है ना, उस पेपर में आपको टोटल 45 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। तो उम्मीद है कि 2027 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें इस चैप्टर से आपको 4 से 5 एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं, और डिट्टो ऐसा ही रहेगा, एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है।